Hello everyone. In this particular video, I will not teach you. सर तो वीडियो क्यों है? इस वीडियो में आपको रवि वर्मा सर कुछ प्रैक्टिकल इनपुट्स देंगे सिक्योरिटीज लॉज के अमेंडमेंट्स के बारे में. सिक्योरिटीज लॉज के बहुत सारे अमेंडमेंट्स रवि सर ने और मैंने मिलकर रिकॉर्ड किए हैं. आई हैव रिकॉर्डेड ईसॉप के जो स्वेट इक्विटी के जो नए रेगुलेशंस थे, डीलिस्टिंग रेगुलेशंस थे, लोडर के बेसिक्स. रवि सर ने भी लोडर के रेगुलेशंस के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड किया था. और आज कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एवरी स्टूडेंट अपियरिंग इन कमिंग एग्जाम दे कैन नॉट अफोर्ड टू मिस टुडेज रिविजन. सर मैं रिवाइज कर रहा हूं, पहले की चीज ये वाली बाद में कर लूंगा. नहीं, सीएस रवि वर्मा ने जो ये स्कोर्स के ऊपर रिकॉर्डिंग की है, या मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के बारे में जो रिलैक्सेशन आया है, ये मिस नहीं करना है. और इस वीडियो को खत्म होने के बाद हमारे प्लेलिस्ट कॉलम में जाइएगा, वहां सिक्योरिटीज लॉज के अमेंडमेंट्स रूपल दी ने बहुत सजाए होंगे. पहले के अमेंडमेंट्स और ये वाले अमेंडमेंट्स सारे मिलेंगे आपको. थैंक यू सो मच. वीडियो बंद मत करिएगा, बिकॉज अब मैं जाऊंगा पर कोई और आएगा. So welcome again, and we will in this video we will be seeing about the scores. सर स्कोर से बहुत कुछ याद आता है हम लोग को. मार्क्स का स्कोर भी याद आता है, मतलब एग्जाम के स्कोर्स भी याद आते हैं सर. स्कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. बस वही जान रहे थे आप लोग के साथ साथ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल. सी स्कोर्स इज द, you can say, a tool which has been launched by SEBI way back in June 2011. राइट सर, इतना पुराना सर, और आज क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे अभी अमेंडमेंट है इसमें, इसलिए पढ़ा रहे हैं. पुराना इसलिए बताया बिकॉज द सेबी हैज बीन एन इनिशिएटिव फॉर अ डिकेड टू अपग्रेड दी एंड दी एनहांस द क्वालिटी ऑफ दिस सिस्टम. इनफैक्ट मोबाइल ऐप ऑल्सो फॉर दिस स्कोर हैज बीन लॉन्च्ड. नाउ सर इससे फायदा क्या होता है? स्कोर का नाम ही आपको पता चल गया होगा ना, सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम. मीन्स SCORE and S. Oh, sir, score is a short word for this. Yes, yes. But sir, किस लिए होता है? First of all, score is being used for complaint against the listed entities and intermediaries. सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे. Against the company, listed company and the intermediaries. मतलब स्टॉक ब्रोकर, ब्रोकर, रजिस्ट्रार, इन लोगों से भी प्रॉब्लम होना तो आप कहां जाओगे चीखते चिल्लाते हुए? स्कोर्स पे. सर स्कोर्स कहां बैठता है? अभी तो बताया स्कोर्स इज अ ऑनलाइन टूल. ये तो सिस्टम है, एक सेबी ने लॉन्च किया. ओह सर ये ऐप सिस्टम ऑनलाइन. यस. तो सर हम लोग कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं. आपको उसमें जाकर अपने पैन नंबर के साथ, अपना ईमेल आईडी के साथ वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा. Once it is verified, then it is treated as a genuine investor, and then the complaint you can launch against the company or the intermediaries. सर सुनिए ना, मेरे को बहुत सारी कंप्लेन है सर. एक तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, बहुत ऊपर नीचे भागता है सर. कल देखे 100 रुपया था, आज देखे सर 120 हो गया, फिर परसों सर हमको पता है 140 हो जाएगा. ये बहुत होता है सर. इस टाइप की कंप्लेन को स्कोर नहीं लेता है. हाँ, यस, देयर आर सर्टेन केसेस, एग्जाम में पूछ लेगा, which cannot be addressed by scores. Like fluctuation in share market, allegations or false allegation on any person of the company, anonymous complaint, right? All this will not be traded. Oh, sorry, all this will not be taken by this system. This will not be treated as complaint. Sir, anonymous माने, अरे आप गुमनाम अपलोड कर दिए, फालतू इधर उधर का इंफॉर्मेशन कहीं से मार के एक्सेस कर लिए, भेज दिए. So this will not be considered as relevant complaint at all. सो सर कंप्लेन क्या होती है? कंप्लेन वो होती है जिसमें आपसे फॉर एग्जांपल कंपनी का आपको डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी का आपको कोई कॉर्पोरेट एक्शन बोनस वगैरह शेयर्स नहीं मिले, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले, वो सब कंप्लेन है. ओह, सो सर इन केसेस ऑफ सेबी देयर इज अ सेग्रीगेशन, सम कंप्लेंट्स कैन नॉट बी टेकन अप, राइट? सो सर स्कोर्स ये तो ठीक है सर, तो चेंज क्या आया? चेंज बताता हूं. देखो स्कोर्स में क्या होता है ना, जब आप कंप्लेन लॉन्च करते हो पोर्टल पे जाके, कंपनी इज अंडर कंपल्शन टू रिस्पॉन्ड विद इन 30 days. सर कंपनी रिस्पॉन्ड करेगा इतने दिन के अंदर? यस सर. अगर नहीं किया तो नहीं किया ना, तो मालूम है ऑटो एस्केलेशन है सर. ये ऑटो एस्केलेशन मतलब
इनबिल्ट सिस्टम है ना। शेयर होल्डर ने कंप्लेन की, सेबी बोला मैं सिस्टम पे ही देख रहा हूं। बोला कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर नहीं होता, आप सिक्योरिटी कैमरा लगा के देखते हो, सिक्योरिटी कैमरा में सारा बैठे बैठे देखते रहते हो कि क्या हो रहा है बिल्डिंग के नीचे, वैसे ही वो देखते रहेगा। 30 डेज में रिप्लाई नहीं किया, और रुक जाओ, अब ऑटो एस्केलेशन हो जाएगा एंड यू हैव टू रिप्लाई विद इन 15 डेज, 15 डेज के अंदर करना पड़ेगा। ओह सर इतना स्ट्रिक्ट? यस। बोला क्यों नहीं रिप्लाई किए? डांट देगा आपको। सर बट ये तो ठीक है, लेकिन सर जब कंपनी का किसको आप रिप्लाई करेंगे, किसको भेजेंगे? जब इसमें कोई कंप्लेन किया तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन आई है? आप बात तो सही बोले, कंपनी के अगेंस्ट में कर दिया, बट कंपनी को कैसे पता चलेगा ये इसके अगेंस्ट में आई है? बताता हूं। हर एक कंपनी को, ध्यान से सुनिए, हर एक कंपनी को, मतलब लिस्टेड की बात कर रहे हैं, दे नीड टू रजिस्टर ऑन स्कोर्स। ओ सर जैसे इन्वेस्टर लोग किए वैसे कंपनी भी करेगा, यस। बट कंपनी कैसे करेगा हम बताते हैं। कंपनी को एक फॉर्म ए बोलकर है। क्या है सर? फॉर्म ए। ये अपलोड करना पड़ता है। कहां सर? स्कोर की एक आईडी है, उस पर भेजना पड़ता है एक मेल, और उसमें लिखना पड़ता है कि हमारे कंपनी में जब भी कोई कंप्लेन अगर लॉन्च हो हमारी कंपनी के अगेंस्ट में, तो इस ईमेल आईडी पर हमको बता दिया जाए कि कंप्लेन हुई है। राइट? वो बोलता ठीक है, इस कंप्लेन पे हम बता देंगे इस आईडी पर कि कंप्लेन हुई है। इससे क्या होगा? तुरंत कंपनी देख पाएगी कंप्लेन क्या आई है, सो दैट ये 30 डेज के अंदर रिप्लाई चला जाए। मतलब समझ लो कितना स्मूथ किया प्रोसेस को। सर वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया है। सुन लो अमेंडमेंट जो सुनो ना वो इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ कि सर हाँ ठीक है, कंपनी ने रजिस्टर करवाया, कंपनी को मिल गया। और आपको मालूम है स्कोर्स बहुत से चीज के लिए, जैसे आप से फॉर एग्जांपल राइट्स इश्यू कर रहे हो, आप बोनस इश्यू कर रहे हो, या आप किसी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए जा रहे हो, स्कोर्स आईडी होना आपके पास मैंडेटरी है। आपको उसके डिटेल देने पड़ते हैं कि आप स्कोर्स पे रजिस्टर्ड हो कि नहीं। फास्ट ट्रैक जा रहे हो तो आपको स्कोर्स पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये सब प्रैक्टिकल इंसाइट में आप जानोगे, नॉट फ्रॉम द बुक। सर समझ गए, बट सर ये तो ठीक है, इसमें चेंज की क्या जरूरत थी? इसमें चेंज की जरूरत थी ना। सेबी बोला जब सब कुछ आप डिजिटलाइज कर रहे हो तो ये फॉर्म है भेजना, ये सब इतना प्रोसेस क्यों? तो सेबी ने क्या बोला? बोला पहला बात तो अब से कोई फॉर्म है वगैरह नहीं जाएगा, हटा दो। बोला ये फॉर्म में निकाल के भरोगे फिर इस ईमेल आईडी पे भेजोगे तो भूल जाओ ये सब। बोला सिर्फ क्या करना, जब क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट जो कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इस कोर्स पर, वो तो अपना फॉर्म देके दे ली। अब से जो भी कंपनी जाएंगी वो जब लिस्ट होने जाएंगी, तब वो एक ऑनलाइन फॉर्म देंगी। क्या देंगी? ऑनलाइन फॉर्म, लेटर हेड पे अपने, और उसमें अपने कंपनी सेक्रेटरी का, कंप्लायंस ऑफिसर का, वो जो कंपनी सेक्रेटरी होगा या फिर और कोई हो जो भी हो, उस कंप्लायंस ऑफिसर का आपको डिटेल्स भरकर एक ऑनलाइन फॉर्म उसी समय सबमिट कर देना है। ऑनलाइन, द मोमेंट यू सबमिट इट विल बी ऑटो कैप्चर्ड बाय सेबी, और वो होने के बाद फिर आपको दरकार नहीं है अलग से ये फॉर्म है भेजने की। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भेजोगे आपके कंप्लायंस ऑफिसर की आईडी पर अपने आप पासवर्ड और लॉगिन आईडी आ जाएगा। ओह सर मतलब अब वो फॉर्म भी वगैरह हट गया? एब्सोल्युटली, अब वो फिजिकल और मैनुअल काम वाला वो सब हट गया। सही बोला कि जब आओगे एक बार में सीधा ऑनलाइन अप्लाई करो, आपके पास तुरंत उसी समय आ जाएगा। ये नहीं कि आप हो गए लिस्टेड, फिर एक फॉर्म में निकाले, फिर फॉर्म में डिटेल भरे, कंपनी का नेम, कंप्लायंस ऑफिसर का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और फिर उसको स्कैन किए, फिर उसको ईमेल पे लगाए, भेजे। भूल जाओ। बोला स्ट्रेट अवे ऑनलाइन फॉर्म भरो जब लिस्ट हो रहे हो, और इमीडिएटली आपको आईडी वाईडी सब चली जाएगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। तो बहुत ईजी है सर, बट इस कोर्स रियल में काम करता है? यस। इनफैक्ट आपको बता दूं, जिस एंटिटी ने इस कोर्स में कंप्लेन रिजॉल्व नहीं किए, मतलब अभी हाल फिलहाल में सेबी ने देखा देयर आर 10 एंटिटीज जिनकी कंप्लेन 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग पड़ी थी। मतलब ये जो टाइमलाइन है ना इतना स्ट्रिक्ट है कि 30 डेज और 15 डेज के अंदर। बोला अगर नहीं हुई तो कुछ 10 एंटिटीज अप्रोक्स थी जिनकी 3 महीने से भी ज्यादा कंप्लेन पेंडिंग थी, उसकी पेनल्टी लगा दी और नोटिस पे नाम भी लगा दिया। और आपको मालूम है एक क्वार्टर में आपको सरप्राइज होगा, SEBI receives on the score portal more than 4,000 complaints. Right? More than 4,000 complaints. एक पोर्टल पर, मतलब एक क्वार्टर में. I'm talking about quarter. So this is what the utility of this scores, the usefulness of scores, कि स्कोर कैसे यूजफुल है, पूरा अब
scores digitalized हो गया है. Investor also can register online. Company will also register online. Auto escalation होता है, auto markup होता है, और आपको एक टाइम बाउंड के अंदर इसको रिजॉल्व करना होता है. बस सर इतना चेंज. अब तो पूरा स्कोर के बारे में जान गया. अब तो वो जो सेवी रिड्रेसल इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है अच्छे से लिख देंगे सर. बस दैट्स व्हाट वी वांटेड. दैट्स ऑल अबाउट स्कोर्स एंड वी वांट यू टू स्कोर हाई. दैट्स व्हाई वी हैव means given this deliberation on this course in so much of detail. Thank you. So yes, today we'll be doing your CS executive के syllabus के securities law and capital market law वाले subject का. हम लोग को पता होगा एक इंस्टीट्यूट ने भी सप्लीमेंट लॉन्च किया है. प्लस हम लोग इधर उधर से जो खबरों से सुन लेते हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं और डर भी गए होंगे. ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही, सिक्योरिटीज लॉ वाली बात है सर. बट टुडे विल ट्राई टू डू इट इन सच अ वे दैट दिस थ्योरेटिकल थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर अस विद द प्रैक्टिकल इनसाइट्स. सर कैसे? विल टेल यू वन बाय वन अमेंडमेंट्स वी विल कवर. मोस्ट ऑफ द अदर अमेंडमेंट्स वेर कवर्ड इन दिस सेपरेट वीडियो जो आप लोग रेगुलर देखते हैं. बट विल ट्राई टू टच दोज एरियाज जहां आप देखकर डर जाते हो कि सर बहुत थ्योरेटिकल है, समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया. तो आज ऊपर से नहीं जाएगा. विल ट्राई दैट. सो लेट्स कम टू दी. लेट्स इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके सप्लीमेंट में पहला ही एक अमेंडमेंट लिखा हुआ है रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो 30 जुलाई को आया. दिस इज सम अमेंडमेंट इन दी रूल 19A. राइट, ऐसा दिख रहा है. सेकेंड, उसी पेज पर आपको दिख रहा होगा देयर इज अ अमेंडमेंट इन द रूल 19(2)B एज वेल. ओ यस सर, वी कैन सी. बट हम लोग देख के बहुत डर गए कि सर ये जो परसेंटेज लिखा हुआ ना स्लैब, ये हम लोग कुछ भी नहीं समझ में आया कि एक्चुअली क्या बोल रहा है. राइट, सो देन आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू. हाउ आई विल मेक इट इजी फॉर यू इज दैट जस्ट कम टू दिस स्लाइड. आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे ना स्लाइड. जस्ट ए मिनट. ये देखिए, अदर देन पब्लिक सेक्टर. कुछ दिखा? देखिए अभी बात करते हैं हम लोग. याद है हम लोग सिक्योरिटीज लॉ पढ़ते वक्त हम लोग को सिखाया गया क्या? देयर इज अ प्रमोटर शेयर होल्डिंग, देयर इज अ पब्लिक शेयर होल्डिंग. हम लोग ही पढ़े थे. राइट, और हम लोग को बताया गया था, ये भी बात चीखे कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए. मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं MPS. ये किसके लिए? अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनीज. सर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर माने प्राइवेट सेक्टर लाइक जो भी देख लो आप, यूनिलीवर देख लो, रिलायंस देख लो, ITC देख लो, दे ऑल आर ऑपरेटिंग इन प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी हुई? लाइक LIC, कोल इंडिया, सेल. दीज आर द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. राइट, सो अदर देन पब्लिक में मिनिमम आपको 25 चाहिए. राइट सर, सो पहले सिचुएशन में समझ गए. सेकेंड सिचुएशन में अगर सपोज करिए उनकी 30% बढ़ के 30% हो गई, सर हम लोग कंफर्टेबल है क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए था? 25. लेकिन सर रुक जाइए ना, थर्ड इंस्टेंस में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर उनकी होल्डिंग अगर 20% हो गई है तो लॉ बोला कोई बात नहीं, अगर किसी रीजन से 20% हो जाए, इंक्रीज दैट 20 to 25. मतलब आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पर आ जाइए. बोला सर कब तक आएंगे? बोला आपको टाइमलाइन दी है. बोला सर कितनी टाइमलाइन दिया बताएंगे थोड़ा सा? बोला यस, आपको टाइमलाइन दी है मैक्सिमम ऑफ 12 months. ओ सर यू मीन टू से जब जब हम 25 से नीचे गिर जाएं पब्लिक शेयर होल्डिंग में, तब एक साल के अंदर 12 months के अंदर हम वापस आ जाएंगे, अपना स्टेटस बढ़ा लेंगे. कितना कर लेंगे? 25%. बट ये अदर्स का था. सर इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, ये बस आपको समझाया कि ये सिचुएशन हमारे बीच थी. अब आइए पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ला दिया. दिस इज द अमेंडमेंट. गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक सेक्टर कंपनी में मिनिमम पब्लिक तो 25 ही चाहिए. राइट, अगर 30 हुआ बोलता कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन. बट बोला सर सपोज करिए ना यहां पर भी अगर पब्लिक की होल्डिंग गिर जाए और 20% हो जाए तो गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है पब्लिक सेक्टर में भी. सर तो फिर 12 months में बढ़ाना होगा,
बस बस यहीं रुक जाइए। यहां गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, यू डोंट नीड 12 मंथ्स। यहां पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइमलाइन को बढ़ा दिया, बोला यू हैव 2 years टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 25%। सर दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। यस, 12 months अदर देन पब्लिक सेक्टर के लिए, और पब्लिक सेक्टर के लिए 2 years। 2 years। ओ सर अब समझ गए, छोटा सा यही अमेंडमेंट है कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जब जब 25 से नीचे गिर जाएगी तब तब पब्लिक सेक्टर कंपनी में पब्लिक की आवाज चिक चिक कराएगी कि 2 years के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग को वापस बढ़ा लो। यस राइट, एब्सोल्युटली। अब समझ में आ गया, बस ये अमेंडमेंट था। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो क्या है? दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट जी लो अपनी जिंदगी। गवर्नमेंट ने 19 के अंदर ही एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया, बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 to 5। मतलब जो 19A(6) की बात कर रहे हो उसमें बोला 1 to 5 का कोई भी रूल हो सकता है अगर गवर्नमेंट को लगे कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर पे अप्लाई नहीं करवाना है तो गवर्नमेंट कैन डू सो। मींस गवर्नमेंट बोलेगा जी लो अपनी जिंदगी, भूल जाओ ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वगैरह ये सब, बस बिंदास जो पब्लिक है वो कर लो। अरे वाह सर, सो दैट मींस उनमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25 नहीं चाहिएगा? एब्सोल्युटली राइट, नहीं चाहिएगा। सर गवर्नमेंट ये सब चेंजेस क्यों लाया? अगर आप लोग को पता होगा LIC IPO आ रहा है, राइट? मतलब इनफैक्ट IPO हो ही गया LIC। So then LIC IPO is the main reason the government has considered all these changes, because जब जब आप पब्लिक सेक्टर को, और भी जो फ्यूचर प्लान है गवर्नमेंट के, कई फ्यूचर डिसइन्वेस्टमेंट के, जब जब गवर्नमेंट उनको कभी करके डिसइन्वेस्टमेंट IPO वगैरह आना चाहे उन लोग के, मींस डिसइन्वेस्टमेंट थ्रू IPO, तो गवर्नमेंट उन कंपनियों को रिलैक्सेशन दे देगी कि जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्लॉज विल नॉट अप्लाई टू यू। ओ सर ये तो बोनस है तब। यस यस बोनस सर, बट उसमें देखें हम लोग सर एक और चेंजेस है रिलेटिंग टू 19(2)(b) विच मींस रिलेटिंग टू मिनिमम ऑफर टू द पब्लिक। यस, ये था मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब जो चेंज देख रहे हैं वो मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक। देखा कितना इजी हुआ? पढ़ रहे थे तो डर रहे थे, बट अब समझ में आ गया कि इतना इजी है सर। मतलब हम लोग तो जबरदस्ती का डरे हुए थे, इतना पड़ोसी को भी डरा रहे थे। ये देखो चेंज आ गया है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग में, अब क्लियर हो गया। अब एक और जो चेंज है वो है मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक कितना करोगे। देखिए क्या हुआ ना, गवर्नमेंट क्या था, बोला जब जब आपकी इशू साइज पोस्ट इशू कैपिटल, पहली बात है पोस्ट इशू कैपिटल, मतलब आप पोस्ट इशू जो कैपिटल हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर IPO आपकी इशू हो जाती है पोस्ट इशू कैपिटल 300 करोड़, उसको आप मार्केट प्राइस से इंटू करोगे, वो आपकी होती है पोस्ट इशू कैपिटल साइज। मतलब सर अगर 300 करोड़ शेयर्स हो गए और 10 रुपीज हर शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट में, तो उसकी पोस्ट इशू कैपिटल साइज होगी 3000 करोड़, राइट? यस सर, समझ गए। तो गवर्नमेंट पहले रूल था कि जब जब, वो अभी भी है कि जब जब पोस्ट इशू कैपिटल साइज आपकी लेस देन और इक्वल टू 1600 करोड़ है, तो आपको मिनिमम 25% उस इशू का किसको देना पड़ेगा? पब्लिक को, राइट? मिनिमम 25% किसको देना पड़ेगा? पब्लिक को। मतलब ये एक तरह से आपको अलॉटमेंट ही पब्लिक कैटेगरी में करना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, इसको और इसको कंफ्यूज मत करिए। कई लोग सोचते हैं ओ वहां तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है और तो ये उसी से रिलेटेड है। नहीं, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मींस आप इशू के बाद उसमें नेट ऑफर वगैरह की बात नहीं कर रहा है, उसमें बात करता है ऑफर के बाद 25% आपकी होल्डिंग हमेशा पब्लिक के साथ रहेगी। और इसमें बात कर रहा है कि मैं जब ऑफर लेके आ रहा हूं तभी साथ साथ पब्लिक के लिए रिजर्व कर दिया, राइट? तो सर कितना करूंगा? 25%। फिर था जब जब आप ग्रेटर देन 1600 करोड़ और लेस देन 4000 करोड़ करो तो एटलीस्ट 400 करोड़ के लिए उतना रिजर्व करोगे साइज। मतलब ऑलमोस्ट देखो तो यहां पर जरूरी नहीं है 25%। अगर मेरा इश्यू साइज सपोज करिए पोस्ट इश्यू कैपिटल साइज 3000 करोड़ होता है, जिसका एग्जांपल हम बात करें 3000 करोड़, तो मेरे को कितना अलॉटमेंट रिजर्व करना पड़ता था? 400 करोड़ अप्रोक्स, राइट?
फॉर द पब्लिक अलॉटमेंट ओनली। बोला ठीक है सर, मतलब ये पोस्ट इश्यू कैपिटल साइज में है। फिर बोला जब जब आपके 4000 करोड़ से ज्यादा हो और साइज 10,000 करोड़ तक हो तो आप 10% सिर्फ पब्लिक के लिए रिजर्व करना अंडर दी ऑफर। सी, ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये है पब्लिक को ऑफर करना अंडर दी ऑफर, नॉट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एकदम अलग होता है। तो सर यहां पर मतलब मिनिमम 10% भी हम रख सकते हैं पब्लिक को ऑफर कैटेगरी में, ऑफर कैटेगरी में। बट जब आप टोटल होल्डिंग देखोगे तो आपको मिनिमम पब्लिक 25 भी जाना पड़ेगा, राइट? मतलब हो सकता है कुछ पहले से ही आपके पब्लिक हो कंपनी में और आईपीओ में 10% देने के बाद टोटल 25 अचीव करिए, इन शॉर्ट लाइक दैट, राइट सर? सो अंडरस्टूड। सो सर 10% रिजर्व करेंगे किसके लिए? पब्लिक कैटेगरी में। लेकिन गवर्नमेंट चेंज किया, बोला जब जब 10,000 करोड़ से एक्सेस का साइज हो तब तब ओनली 5,000 करोड़ यू विल रिजर्व, राइट? ओनली 5,000 करोड़ या फिर 5% you will reserve, right? You will not reserve, you will, means for you people the relaxation has come. For you people the relaxation has come that you have to only reserve 5%, only 5%. और इसको प्लीज ये जो 10,000 लिखा हुआ ना स्क्रीन में, that's why I just refer to, इसको 10,000 की जगह 1 लाख पढ़िए। This is what I have noticed here, 10,000 हो गया है, that read it as 1 लाख। इसको आप 1 लाख पढ़ेंगे, 1 लाख करोड़। सर ये क्यों हुआ? बेसिकली सुनिए, इसमें भी एक लोचा है। जब से फॉर एग्जांपल आईपीओ आया ना एलआईसी का, तो बहुत बड़ा साइज लेके आया। सर आईपीओ तो इतना बड़ा साइज का नहीं है, आईपीओ इतना बड़ा साइज का नहीं है, लेकिन जब पोस्ट इश्यू कैपिटल निकालोगे तो इट विल बी मोर देन दैट। तो बोला जब जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पोस्ट इश्यू कैपिटल साइज हो जाए तो यू विल रिजर्व ओनली 5% फॉर द पब्लिक अलॉटमेंट, ओनली 5%। सो दैट मीन सर ये 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया तो हम 5% ही रिजर्व रखेंगे। यस, इवन 5,000 और एंड 5%, राइट? दैट इज द ओनली रिजर्वेशन यू विल मेक फॉर पब्लिक इन द ऑफर अलॉटमेंट, राइट सर? सर समझ गया। सर इसके अलावा सर हम लोग पढ़े कि सर पीआईटी में भी कुछ चेंज आए हैं, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। यस सर, इसमें जो चेंजेस आए बोलता है इन्फॉर्मेंट अवार्ड। नहीं, ऐसा कोई ये चेंज नहीं है। यू पीपल फील इट लाइक अ चेंज, इट्स नॉट अ चेंज। ऑन द 5th of August 2021 व्हाट मिनिस्ट्री हैज डन, आप लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, इन्फॉर्मेंट अवार्ड मैकेनिज्म होता क्या है? सी, कम टू दिस वे स्लाइड। इन्फॉर्मेंट मीन्स इंडिविजुअल जो सेबी को जाके ये बता दे चोरी चोरी छुपके कि कुछ एलिज्ड वायलेशन हो रहा है, कुछ एलिज्ड वायलेशन हो रहा है। मतलब किसका वायलेशन हो रहा है सर? वायलेशन हो रहा है इन द सेंस किसका? वायलेशन ऑफ पीआईटी रेगुलेशन। सो मतलब वो जाके बता देगा कि पीआईटी रेगुलेशन में कोई वायलेशन कर रहा है। यस, मतलब जिसको लगे, जिसको शक हो जाए, बट ये शक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सर वो क्या करता है? मैकेनिज्म क्या है इसका? इसका मैकेनिज्म तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी बता दूं। सपोज करिए आप काम कर रहे हो किसी जगह पर, राइट? आपको धीरे धीरे रातों रात धीरे धीरे खबर हुआ कि ये आदमी पक्का इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, ये सबकी बातें सुनते रहता है और ये किसी न किसी के साथ मिलकर ट्रेडिंग कर रहा है। ये घर पे सपोज करिए उस आदमी का शक है आपको कि वो घर पे फोन करता है, वाइफ के नाम पे शेयर परचेज करता है, या फिर अपने बच्चे हैं जो डिपेंडेंट है उनके नाम पे शेयर परचेज करता है। तो सर उसके ऊपर धीरे धीरे मेरे को शक हुआ तो यू कैन बिकम इनफॉर्मेंट। खुफिया खबरी जिसको बोलते हैं ना, खबरी लेके आओ, वो इन्फॉर्मेंट। सर वो क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन देगा, वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म। किसको? सेबी को। सेबी क्या करेगा? उसको एग्जामिन करेगा और ये देते वक्त लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी दे सकता है। बट अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू दिया इंफॉर्मेशन तो उसको हो सकता है पर्सनली बुलाया जाए वेरिफिकेशन के लिए कि भाई चेहरा तो दिखा दो, खबरी तो वो, बट चेहरा तो दिखाओ, राइट? और वो इंफॉर्मेशन देगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट फिर इंक्वायरी करेगा और डिपार्टमेंट को लगा कि अरे वाह बड़े कमाल के खबरी निकले, खबर सही निकली और गलती पकड़ी गई, तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। सर अवार्ड क्या देंगे सर? मेडल वेडल पहनाएंगे सर? नहीं, मेडल वेडल पहनाएंगे क्या होगा वो तो आप भी जानते हो, उसके लिए तो आप भी नहीं बताओगे, राइट?
आपको पैसा मिलेगा। सर क्या बात बोल रहे हैं? हाँ जी, पैसा मिलेगा आपको, रुपया। सर रुपया मिलेगा? यस, रुपया। कितना सर? देखिए पहले एक सीलिंग था 1 करोड़। सीवी समझ गया आप लोग की भूख ज्यादा है, बोला इसको बढ़ा दो। सर कितना किया? फिर 10 करोड़ कर दिया। सर 10 करोड़ सिर्फ बताने का? नहीं 10 करोड़ तो मैं बता रहा हूं। बोलता है 10% ऑफ दी मॉनेटरी सैंक्शन, मतलब जो आपके अवार्ड में, मतलब जो वहां पर डिसीजन में निकला, राइट, जितना का आपका इंसाइडर ट्रेडिंग किया हुआ मॉनेटरी सैंक्शन का, जो इस बेसिस पे ग्रेविटी ऑफ नेचर देखते हुए जो बोर्ड आपका 10% सैंक्शन किया, उसका 10% मिलेगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर सेबी बोर्ड को लगा 20 करोड़, तो इसका सिर्फ 10% ही मिलेगा, मतलब 2 करोड़। तो सर 10 करोड़ बोले ना, 10 करोड़ इज द हाईएस्ट सीलिंग। पहले था हाईएस्ट सीलिंग 1 करोड़, अभी हो गया 10 करोड़ इज द हाईएस्ट सीलिंग। बिकॉज देखिए आप ध्यान से लिखा हुआ है विच शेल नॉट एक्सीड 10 करोड़, दैट मीन्स 10 करोड़ इज द हाईएस्ट सीलिंग। पहले तो 1 करोड़ के ऊपर मिलना ही नहीं था, अब आपको 10% मिलेगा, या फिर 10 करोड़ मीन्स 10%, और या फिर 10 करोड़ विच एवर इज, मतलब सॉरी 10 आउट ऑफ विच 10 करोड़ विल ऑलवेज बी हाईएस्ट। सो देयर इज अ कैप, राइट। सर इसके अलावा भी और कुछ चेंज आया? इसके अलावा एक और चेंज आ गया। इसके अलावा देयर इज अ न्यू इंसर्शन। क्या है सर वो न्यू इंसर्शन? क्या बोलता है न्यू इंसर्शन? बोलता है प्रोवाइजो का, जो कि 1DA के रूप में कर दिया सेबी। वो बोलता है इफ द टोटल अवार्ड इज लेस देन और इक्वल टू ₹1 करोड़, मतलब इसी के अंदर अंदर आ गया अवार्ड, इससे ज्यादा नहीं गया, तो बोर्ड फिर जो ग्रांट है ना अवार्ड, वो फाइनल ऑर्डर पे ही दे देगा, उसके बाद वेट नहीं करेगा। मतलब अदरवाइज दे नीड टू वेट फॉर द कलेक्शन, मतलब जो रिकवरी होता है ना, जिसके ऊपर लगाया है सैंक्शन, अरे भाई सैंक्शन माने एक तरह से जिसके ऊपर लगाया कि भाई ये गांव का पैसा है वापस दो, इनसाइडर ट्रेडिंग में धोखाधड़ी की है, राइट। तो पहले नियम था कि जब वो पैसा आ जाएगा तब मैं आपको दूंगा। अभी बोलता है कि सुनो ना, 1 करोड़ तक का अगर अवार्ड निकल के आ रहा है किसी का, तो उसको ऑर्डर आते ही दे दो पैसा, बेचारा खबरी है, खबर लाया, खुश हो जाएगा, राइट। हाँ अगर सपोज करिए, जैसे मैं एग्जांपल में बताया कि सैंक्शन था 20 करोड़ का, तो कितना मिलेगा आपको? ओनली 2 करोड़। सर बहुत कम। हाँ 10% ही मिलेगा, तो नियम ही है, राइट। हायर स्लैब इज 10 करोड़, सो 2 करोड़ मिलना है, तो 2 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा कि बेचारा पहले कलेक्ट तो कर ले, मतलब पहले सैंक्शन तो आ जाए उनके पास, तब वो देंगे। और अगर 1 करोड़ के अंदर है या 1 करोड़ है, तो आपको ऑर्डर आते के साथ साथ रुपया मिल जाएगा। सर हुआ तब तो बहुत बढ़िया, खबरी एकदम बन जाए सर, हम लोग सेबी के खबरी बन जाएंगे सर, यही काम करेंगे। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, इन्फॉर्मेट मैकेनिज्म इतना आसान नहीं है। यू हैव टू गिव इंडिपेंडेंट योर एनालिसिस, दैट मीन्स किसी के ऊपर आपको शक जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं से सुन लिए, न्यूज़पेपर में पढ़ लिए, आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़े, ओ दिस पर्सन इज लाइकली, मैंने से फॉर एग्जांपल पढ़ते पढ़ते लगा द एमसी हैज पुट एन एलिगेशंस ऑन दिस एंड दिस ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशन, बस पढ़ के तुरंत से भी पहुंच गए। अरे सुनिए ना खबर है, वो खबर नहीं है। जो गांव में पहले से ही आ चुकी है वो खबर नहीं है। आपको खबरी बनना होगा जो किसी को भी नहीं पता हो। मूवी देखते होंगे ना, रात को फोन करते हैं पुलिस थाने में, रात को लोग चुपके से रोड के पीसीओ से, राइट। पुरानी मूवी में देखोगे तो ऐसा वैसा बनना पड़ेगा, राइट सर, समझ गए। तो इन्फॉर्मेंट वो है। फिर म्यूचुअल फंड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहला आया इनहेंसमेंट ऑफ ओवरसीज लिमिट, डर गए, बोला सर ये लिमिट क्या बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया। सेकेंड आया, बोला कि सभी एएमसी को रिस्क मैनेजमेंट एक फ्रेम करना होगा, राइट, रिस्क से एसोसिएटेड फ्रेम। थर्ड बोला आपको उसी के अलावा एक रिस्कोमीटर बनाना पड़ेगा। सर रिस्क का तो सुने हैं, रिस्कोमीटर क्या होता है, रिस्कोमीटर भी समझाएंगे। फिर उसी से रिलेटेड चेंज है, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी बनाना होगा। और फिर उसी से रिलेटेड है सर, सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड का नाम सुने हो, उसको भी म्यूचुअल फंड ने अलाउ कर दिया है। ओ सर वो भी कवर हो गया, यस वो भी कवर हो गया। तो सर ये सब करके क्या होगा सर, ये सब पढ़ के म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते वक्त डर गए थे। तो म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में जो चेंज आया, जस्ट बिकॉज ऑफ सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वी विल कंप्लीट दिस। सर बट ये पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आया, वेरी ऑनेस्टली। म्यूचुअल फंड को हम लोग 4 बार पढ़े, नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, इजी बनाते हैं ना। पहला देखो, इंक्रीज इन इनहेंसमेंट मीन्स
जो लिमिट है ना वो इनहेंस हो गई। सर वो कैसे हुई? सी लिमिट जो इनहेंस हुई ना वो एक रीजन से हुई। कैसे? लिमिट एनहेंसमेंट का एक मेन रीजन था, अभी आप देख रहे होंगे इंडियन जितने म्यूचुअल फंड मींस हाउस है, देयर एपेटाइट हैज इंक्रीज्ड, दे आर इन्वेस्टिंग इन द एप्पल, अमेजन, अल्फाबेट, राइट? सो जब ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमारी थ्रेशोल्ड तो ऑलरेडी एक रीच कर जा रही है लिमिट को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया भाई आप लिमिट तो बढ़ाओ हमारी, नहीं तो अदरवाइज हाउ वी विल लिमिट ओवरसीज, हाउ वी विल इन्वेस्ट ओवरसीज, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर अ गुड रिटर्न. So yes, SEBI considered their suggestion, and in view of the overseas demand, they have increased the limit from 600 million to USD 1 billion. With overall cap 7 billion. और सर बस इतना सा? यस. सिमिलरली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी लिमिट 200 से 300 बढ़ा दी पर म्यूचुअल फंड, और कैप रख दिया वहां पर 1 बिलियन का. तो वहां पर 1 बिलियन का कैप, यहां पर 7 बिलियन का कैप. ओ सर मतलब जनरली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बढ़ा है. यस, इन ऑर्डर टू मेक गुड हेल्दी रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, टू मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, राइट? ओ सर इतना इजी था, हम लोग डर गए थे. अब समझ में आया? हाँ सर समझ गए. सर ये रिस्कोमीटर बताइए ना, रिस्कोमीटर क्या होता है? देखो पहले देख लो. सी अभी जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता ही है ना, एड वर्ड आता है जब पढ़ते हो ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, राइट? बट फिर भी हम लोग उतना सर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते सर, और उतना डॉक्यूमेंट कौन पढ़ेगा सर 300 पेजेस का? आप बोलो ना सर, आप पढ़ोगे नहीं ना, तो फिर सर कैसे जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कहां पर रिस्क है क्या नहीं? इसीलिए सेबी ने एक मैंडेट किया, बोला एक रिस्क को मैटर बनाओ. सर इससे क्या होगा? ये रिस्क को मैटर आपको पहले तो बोला कि हर इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज करो, मींस जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्क्लोज करो. आप उनको फोर्टनाइट बेसिस पर, मींस हर 14 डेज, मंथली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर आप उनको जब स्टेटमेंट दोगे उसमें रिस्क मैटर दोगे. फिर उसके बाद अभी ग्रेजुअली बोला जब आप अपना प्रमोशन मटेरियल भी देते हो ना, ये प्रोस्पेक्टस, ये मार्केट में ऐड, बोला उसमें भी आप अपना रिस्कोमीटर दिखाओगे. अगेन रिस्कोमीटर ऑफ स्कीम एंड द बेंचमार्क. सो सर रिस्कोमीटर हुआ क्या? रिस्कोमीटर मतलब म्यूचुअल फंड, वेदर इट्स अ हाई रिस्क, वेदर इट्स अ लो रिस्क, मतलब यहां पर पैसा मेरा डूब सकता है, नहीं डूब सकता है, पैसा आ सकता है, नहीं आ सकता है. देखो आप स्क्रीन पर बहुत बढ़िया दिखेगा. सपोज करो कुछ रिस्क होते हैं जहां पर प्रिंसिपल आपका लो रिस्क पर है, कुछ रिस्क है जहां पर आपको प्रिंसिपल मॉडरेटली लो है, और कुछ पे थोड़ा थोड़ा रिस्क है, कुछ पे थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, कुछ पे ज्यादा है, और कुछ पे अब 6 कैटेगरी है जो वेरी हाई. अब एक नया कैटेगरी हो गया इसलिए लिखा हुआ ना 6 कैटेगरी वेरी हाई. तो मतलब देखो आपको जो नीचे दिख रहा है एक मीटर, टैक्सी का मीटर देखो वैसा दिखेगा. ये रहा लो, ये मॉडरेटली लो, ये मॉडरेट हाई हाई. अब आप सपोज करो हाई रिस्क में अपना देखे तो मैं तो हाई हाई करके थक जाऊंगा, मैं बोलूंगा ना बाबा ना, ये तो बहुत हाई रिस्क ही है. सर बट हम लोग एक बात सुने सर, आपको पता है, बता दें? बोलो सर. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न. बात सही है, बट रिस्क लेने के लिए आपको, समझ गए ना, आपको यू नीड गट्स. और सर समझ गए मतलब हम लोग ये बस मीटर देख के समझ जाएंगे. हाँ मीटर देख के समझ जाइए कि वेदर आपकी टैक्सी की औकात है कि नहीं, राइट? मतलब आपको लगता है बहुत पैसा डूब गया तो क्या होगा इतना सा, तो ले लो रिस्क. बट आपको लगेगा कि नहीं पैसा सुरक्षित रहे, सेफ कस्टडी में रहे, तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ मॉडरेटली लो और मॉडरेट काइंड ऑफ अ रिस्क. सर समझ गए? मतलब रिस्कोमीटर इज मेकिंग द लाइफ ऑफ एवरीवन इजियर बाय गिविंग अ पिक्टोरियल ग्राफ टू एवरी इन्वेस्टर की बॉस देख लो आपका पैसा लगाने से पहले ये रिस्क है, राइट सर? सर ये रिस्क कई जगह पर कैटेगरी भी होते हैं. हाँ कई जगह पर दे हैव यूज्ड द बेंचमार्क लाइक 1 2 3 4 5 6. तो 6 है तो बढ़िया इन्होंने, नहीं इसमें उल्टा होता है. 6 माने हाई आई. ओ सर दैट मीन्स अगर किसी का 1 रिस्क उसको हो तो एकदम लो, तब उसमें कर लो, जी लो अपनी जिंदगी. ओ सर इतना सिंपल सा था सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखा? तब सर ये वाला जो सप्लीमेंट पढ़े ना हम लोग डर गए थे, अब एकदम समझ में आ गया रिस्कोमीटर होता क्या है. एकदम छोटी सी बात है सर, हम लोग सबको बता देंगे चलते चलते. बस यही तो था, 6 कैटेगरी है, याद रखो, वो दिखाना है. सर एक बेंचमार्क आप नहीं बोले सर, आप स्मार्टली सर रिस्कोमीटर के बारे में बोल दिए, बेंचमार्किंग नहीं बोले. बता देता हूं ना, डोंट वरी. सी बेंचमार्किंग ऑब्वियसली इनिशिएट क्यों किया गया? बिकॉज द सेबी थॉट
जब आप लोग अपने म्यूचुअल फंड को देते हो ना, तो एटलीस्ट बोल तो देते हो बड़ा बड़ा रिटर्न देंगे 15%, रिटर्न देंगे 20%, रिटर्न देंगे 25%, किए कि नहीं? बेंचमार्क इज अ काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड। जैसे हम हैं, अगर हम बोल दें हम अगले साल तक ये कर लेंगे, अगर हम नहीं कर पाए तो एक एनालिसिस तो मंथन कि भाई मैंने टारगेट किया था 20 का, बट मैं अचीव किया 15 नहीं। दैट शोज दैट आई हैव अंडर परफॉर्म्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. So that means your assessment, your benchmark is a creation, and benchmark is done basically, we all know mutual funds are having a volatile risk, right? हाँ, रिटर्न भी है इनमें, बट वॉलेटाइल रिस्क एसोसिएटेड है, और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बेंचमार्किंग यूज किया जाता है। सर समझ गए सर, बट ये कैसे इंडेक्सिंग होगा? बेंचमार्किंग का लिखा हुआ है सर, हम लोग पढ़े मैट में 2 टियर बेस्ड है। हाँ, मैं आऊंगा वहां पर, आपको 2 टियर बेस्ड पर आपको बेंचमार्किंग करना है। बट उससे पहले समझ जाओ कि सी बेंचमार्किंग में अभी वी आर यूजिंग द 3 इंडाइसेस मेनली, निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप 250। इसमें जो 50 में होते हैं, निफ्टी 50 में सब लार्ज कैप के फंड है, मतलब बड़े बड़े। यहां पर हो सकता है रिस्क वगैरह ज्यादा हो, बट सारे बड़े बड़े फंड इन्वॉल्व है, लार्ज कैप। तो ये तो अच्छे परफॉर्म करने चाहिए, राइट? यस सर, समझ गए। दूसरा, बीएसई में आओ सेंसेक्स में, तो बीएसई सेंसेक्स में लार्ज कैप ही एसोसिएटेड है, बट विद द मिक्स ऑफ थोड़े बहुत मिड कैप भी, राइट? हाउएवर निफ्टी मिड कैप में प्योरली पूरा मिड कैप आता है, प्योरली। अब कैसे बेंचमार्किंग करोगे मैं देखो बताता हूं। सपोज करो मेरे म्यूचुअल फंड पे ईयर में रिटर्न आया 12%, मेरे म्यूचुअल फंड पे पूरे ईयर में रिटर्न आया 12%, और जबकि जो निफ्टी 50 का भी एक इंडेक्स चलता है, आप लोग अगर मार्केट में देखते होंगे, अभी शेयर मार्केट में भी है, शेयर मार्केट में आप जो शेयर खरीदते हो उसके तो प्राइस अलग होते हैं, बीएसई एनएससी का मूवमेंट अलग होता है टोटल, राइट? बीएसई एक अलग कैप पे चलता है, निफ्टी एक अलग पे। तो ऐसे ही यहां पर जब देखोगे, सपोज करिए आपका फंड बिलोंग करता है लार्ज कैप से, तो आपका रिटर्न आया साल में 12%, और निफ्टी 50 जो है पूरे ईयर में 60% बढ़ गया। सर कभी बढ़ेगा नहीं सर, हम लोग को पता है सर, बट एग्जाम्पल के लिए सुन लो ना, 60% बढ़ गया साल भर में, तो आपका म्यूचुअल फंड क्या रियली ग्रो किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। 60% ग्रोथ था तो कम से कम 40-50% तो आता। इसके मतलब आपका म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म्ड है, अंडर परफॉर्म्ड, खराब है। ओ सर, तो मतलब ठीक नहीं है? नहीं, एकदम ठीक नहीं है सर। दूसरा चीज बताइए ना, अगर सपोज करिए फॉर एग्जांपल मार्केट ग्रो किया 20% और मेरा म्यूचुअल फंड ग्रो कर गया 30%, वाह क्या बात, तब तो ओवर परफॉर्म्ड है। अरे पूरे गांव के बच्चे फेल हो जाए, एकदम प्रैक्टिकल समझो, पूरे गांव का बच्चा फेल हो जाए सारा, और आपके घर में बच्चा पास हो जाए, आप उसको क्या बोलोगे? हीरो बोलोगे ना, माला वाला पहनाओगे ना 10, तो मतलब ओवर परफॉर्म्ड है, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त शानदार, और पूरे गांव के बच्चे पास हो जाए और आपका बच्चा फेल हो जाए, तो क्या करोगे? फिर भी माला ही पहनाओगे, वो जूतों की होगी, वो अलग बात है, राइट? सो दैट इज वाई ये बेंचमार्किंग है, बोला असेसमेंट। तो सर इसमें 2 टियर क्या वो बताइए ना, 2 टियर वाला कंसेप्ट समझाता हूं। 2 टियर क्या है? 2 टियर में एक टियर होगा जो आपको एक्चुअल में करना है, मतलब टियर 1 जिस फंड से आप बिलोंग करते हो, और टियर 2 का नाम होता है bespoke। मैं बताता हूं, आऊंगा, bespoke दिखा देता हूं। टियर 1 माने सपोज करिए मेरा फंड जो है वो लार्ज कैप से बिलोंग करता है, तो मेरे को ये जो है ये मैंडेटरली मेरे को इसी से कंपेयर करके बताना होगा टियर 1 में। मतलब सपोज करिए मेरा फंड है आईसीआईसीआई प्रू, तो मेरे को इसका अगर वो लार्ज कैप है तो मेरे को निफ्टी के साथ कंपेयर करके बताना होगा, वो हो गया टियर 1। टियर 2 में सपोज करिए मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए निफ्टी 50 के साथ तो मेरा ग्रोथ हुआ ही, बट अगर मेरा 250 के साथ कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुआ मेरा, ये हो गया टियर 2, ऑप्शनल। सीधी सी बात है, टियर 2 माने ऑप्शनल। मतलब एक होता है आप रैंकर के साथ कंपेयर किए अपने आप को कि देखो हम तो फर्स्ट रैंक जो आता ना उसके बराबर में थे, और एक होता है आप अपना चुन के एवरेज में कि देखो हम पड़ोसी के लड़के से भी अच्छा लाए, राइट? दैट इज टियर 1 एंड टियर 2 कंपैरिजन। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा सर, थोड़ा थोड़ा हुआ। मतलब टियर 1 में हम लोग अपने जिस कैप से बिलोंग करते हैं, whether you belong to Nifty, whether you belong to BSE, whether you belong to this mid cap,
जिस भी से बिलोंग कर रहे हो उसी के साथ कंपेयर करोगे, दैट इज टीयर 1। और टीयर 2 में आप एक bespoke, मतलब जो आपका फ्रेंडली कस्टमाइज्ड इंडेक्स हो, जिससे आपको लगे कि हाँ इससे करो ना कंपेयर, उसके साथ कंपेयर करोगे। तो ये हुआ म्यूचुअल फंड के बारे में। और लास्ट टॉपिक, अब म्यूचुअल फंड पे आ जाओ एक बार वापस से, जो स्टडी मैट में दिया हुआ सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सर ये सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? सी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है ना, बेसिकली आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। और अगर आप देखोगे अभी गोइंग फॉरवर्ड, सिल्वर अनलाइक गोल्ड is widely used in the industrial uses and is like having more impact on the economy. तो गवर्नमेंट को लगा व्हाई नॉट बिलियन मार्केट्स में हम सिल्वर में भी ये अलाउ करें। इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज होती हैं जो 95% अपनी एसेट्स का कॉर्पस का दे कैन इन्वेस्ट इन दी सिल्वर, वेदर इट्स अ फिजिकल सिल्वर और कमोडिटी सिल्वर मार्केट में। और वहां से जो भी रिटर्न आता है, जब जब सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, वो आपको मिल सकता है एज एनएवी। ये होता है सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सर कोई कंपनी आई है बहुत सारी, वी हैव गॉट आईसीआईसीआई प्रू, वी हैव गॉट निपॉन, वी हैव गॉट आदित्य बिरला। आईसीआईसीआई प्रू ने 270 करोड़ का फर्स्ट कंपनी हुआ जिसने लॉन्च किया ये सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सर सिल्वर का डिमांड है, यस। सी last 10 years were a disaster in terms of a growth, but in the last 3-4 years silver growth was much more, and that's why the government has launched this silver exchange traded fund. And in fact इसीलिए आपकी म्यूचुअल फंड की जो डेफिनेशन है ना, उसको भी चेंज करके सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डाल दिया उसमें। और बस इतना ही है सर। हाँ, तो देखिए अब चलते चलते आप लोग को डर लगा, वी अंडरस्टूड कि सेबी आईसीडीआर में चेंजेस लाया बिकॉज ऑफ एलआईसी आईपीओ एटसेट्रा, राइट। उसमें 5% का सेलिंग कर दिया, 1 लाख करोड़ का साइज हो इश्यू का तब। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट द सेबी हैज ब्रॉट चेंजेस टू द इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, जो चलते चलते हम समझ गए इन्फॉर्मेंट मैकेनिज्म, खबरी 1 करोड़ से सीलिंग 10 करोड़ कर दी, बट वो अपर कैप है 10 करोड़, एक्चुअल 10% ऑफ द सैंक्शन है, अपर कैप इज 10 करोड़, उससे ज्यादा नहीं मिलना है। अगर सपोज करिए 200 करोड़ भी वसूली हो जाएगा तो 200 करोड़ का 10% क्या होगा, 20 करोड़, लेकिन आपको 20 मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा, 10। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड में समझे सर, म्यूचुअल फंड में जो डर रहे थे ना बहुत इजी हुआ। म्यूचुअल फंड में हम समझ नहीं रहे थे कि म्यूचुअल फंड का एक्चुअली मतलब व्हेन ओवरसीज लिमिट क्यों बढ़ाई गई। अब समझ गए कि एप्पल, अमेजन, ये सब में जो इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द गुड रिटर्न, दैट्स व्हाई द लिमिट हैज बीन एनहांस्ड। प्लस हम लोग समझे सर रिस्कोमीटर क्या होता है, प्लस बेंचमार्किंग का कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ, एंड 2 टीयर्स वाला लेवल तो सर एकदम क्लियर हो गया सर। अब समझ गए, पहला टीयर जिस कैप से बिलोंग करते हो उसी के साथ, सेकेंड टीयर बी स्कोप, मतलब जिस पर आपको लगे कंफर्टेबल हो, चाहे निफ्टी से करिए, चाहे मिड कैप से करिए, राइट, चाहे बीएससी से करिए। सर समझ गए सर। और लास्टली हम लोग चलते चलते कर लिए सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो दैट्स इट वी वांटेड टू कवर, राइट, एंड द अदर अमेंडमेंट्स वी आर कवरिंग सेपरेटली थ्रू आवर वीडियो क्लासेस। थैंक यू।